नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके पास आया हूं, जो कि है ISO 14001 2015 की ट्रेनिंग बाय ऑटोमोटिव टूल्स नॉलेज। ये ट्रेनिंग बेसिकली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करती है। आप सब जानते होंगे कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की ही जवाबदारी है, ये हर इंडिविजुअल, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि एनवायरनमेंट को बचाएं। आप सबने नोटिस किया होगा कि आजकल जब हम मई जून की बात करेंगे तो गर्मी इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो सहन नहीं हो पाती है। वो सब किसकी वजह से हुआ? उस सब का रीज़न हम है। से देखिए, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 1980 से पहले तो एनवायरनमेंट रिलेटेड ISO का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे कि ISO क्यों ना एक एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड बनाए। आप देखेंगे कि आज से कुछ कुछ साल पहले, अगर 1980s या उससे पहले बात करेंगे तो वहाँ पे ना तब इंसान की जो जनसंख्या है वो भी बहुत कम होती थी। तो जैसे जैसे इंसान बढ़ते गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, ऐसे ही रिक्वायरमेंट भी बढ़ती गई। नए नए युग में, नए नए 2000 के बाद आप देखोगे कि इंडस्ट्रीज भी बहुत हो गई। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1980 से पहले कोई इंडस्ट्री भी नहीं जानता था, लेकिन अब इतनी सारी इंडस्ट्री, अगर हम गुड़गांव NCR में बात करें, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। पूना में, चेन्नई में इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ गए। उससे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली हमारा जो एनवायरमेंट है वो इफेक्ट कर रहा है। जो ओजोन लेयर है वो डिफ्लीक्ट हो रही है बार 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 बार। सो अगर हम 1980 से पहले की बात करेंगे तो टेम्परेचर मोस्टली हमारा 35 डिग्री मैक्सिमम जाता था गर्मियों में, बट आज के दिन 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। ये सब किस वजह से हो रहे हैं? ये सब इंडस्ट्रीज या हमारे जो रहन सहन का तरीका है उनसे हो रहे हैं। जैसे कि आजकल हम ACs रख रहे हैं, फ्रिज रख रहे हैं, इन सब से इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं किसी स्टैंडर्ड को बताना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें बताना पड़ेगा भाई कंट्रोल करो, कंट्रोल, राइट। ऐसे ही सोच को लेके ISO ने ये स्टैंडर्ड बनाया था 1996 में। फर्स्ट एडिशन ISO 14001 का 1996 में पब्लिश हुआ था। सेकंड एडिशन पब्लिश इन 2004, और थर्ड जो कि लेटेस्ट एडिशन करंटली वी आर फॉलोइंग इज 2015, जो कि थर्ड एडिशन है। ISO के स्टैंडर्ड 14, जो भी स्टैंडर्ड ISO का 14 से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो 14001 हो, 14004 हो, 14005 हो, 14008 हो, 14050 हो, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। वो सारे स्टैंडर्ड्स आपके बात करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, कि एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है। देखिए, जनरली क्या होता है, इकोनॉमी डेवलप कर रही है, इंडिया भी एक फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री है। जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगी और इंक्रीज होगी। तो उससे जो इफेक्ट आ रहा है, उसका जो इफेक्ट है, हमें उसको कंट्रोल करना है। जैसे कि अगर आप कभी भी ताजमहल घूमने गए होंगे तो ताजमहल के पीछे एक बार आप यमुना नदी देखोगे ना, उसकी हालत बड़ी बड़ी खराब है। वो वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटी छोटी लोकल इंडस्ट्रीज थी, जो कि अपना जो भी वेस्टेज था वो सारा उसमें बह देती थी, राइट। कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं तो अल्टीमेटली जो पानी नदियों में आ रहा है, जैसे कि यमुना में इंडस्ट्री का खराब पानी जा रहा है, या गंगा में अगर मान लीजिए जा रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो वहीं का आ रहा है, वही पानी हम पी रहे हैं, वही पानी हमारे जीव जंतु हैं वो पी रहे हैं। ये स्टैंडर्ड में से इंडस्ट्रीज को, इवन एक आम आदमी को भी ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई देखिए, इकोनॉमी ठीक है, आप प्लांट लगाइए, बड़े बड़े प्लांट लगाइए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस कीजिए, लेकिन साथ ही अपने एनवायरनमेंट को भी सोचिए। यहाँ पे देखिए, आज आप जिस इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में हैं, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इफ़ यू आर वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, राइट। IT में क्योंकि ऑफिस होता है, वहाँ इतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शंस हुआ, आपके एग्रीकल्चर हुआ, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ISO 14001 स्टैंडर्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है। और जैसा कि पहले मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताया कि ISO के बारे में, कि ISO कौन बनाता है, कौन स्टैंडर्ड्स को लिखता है, सेम यहाँ पे इस स्टैंडर्ड को लिखने वाली जो टेक्निकल कमिटी है, TC 207 है। TC 260 टेक्निकल कमिटी स्टैंडर्ड इस
एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड को बनाती है, मॉडिफाई करती है और रिवाइज करती है। सो हर 5 साल के बाद इन स्टैंडर्ड को रिवाइज किया जाता है। सो एज ऑफ नाउ लास्ट जो मीटिंग हुई थी इनकी, उसमें ये डिसाइड किया कि एज ऑफ नाउ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रिवीजन अभी कुछ नहीं होगा। जो लेटेस्ट रिवीजन होने के चांसेस हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो लगभग 2025 या फिर इनिशियल बिफोर मिड ऑफ 2026 ये नया स्टैंडर्ड आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं क्लोज के, ये इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हाई लेवल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वो हाई लेवल स्ट्रक्चर की वीडियो को जाके देखिए। सो सेम क्लोजेस हैं जो कि हमारे ISO 9001 में हैं, PDCA साइकिल फॉलो करती है। सो क्लोज नंबर 1, 2, 3 हमारे क्या है, नॉन ऑडिटेबल क्लोज। इन क्लोजेस की रिक्वायरमेंट ऑडिट नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ये क्लोजेस स्टैंडर्ड को बताते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है। सो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्लोज हैं वो हमारे 4 to 10 हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन क्लोजेस की ऑडिट की जाती है और इन क्लोजेस की ही इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। सो प्लान में हमारा 4, 5, 6, 7 आएगा, डू में हमारा 8 आएगा, 9 हमारा चेक में आ जाएगा और एक्ट में हमारा 10 नंबर क्लोज आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्लोजेस को PDCA फॉर्म में बनाया हुआ है। सो वी कैन कंपेयर ISO 14001 2004 एडिशन टू 2015। यहाँ पे बहुत सारे क्लोजेस ऐड हुए हैं। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, 2004 में सिर्फ 4 क्लोज होते थे और 2015 में इसको 10 क्लोज में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो अगर आपको नहीं पता तो बेटर है कि आप 2015 ही फॉलो करें। सो सबसे पहला क्लोज हमारा इंपॉर्टेंट है, क्लोज नंबर 4 में 4 क्लोज हैं। सो 4 में सबसे पहला क्लोज है 4.1, जिसमें बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेक्स्ट। देखिए ये सिमिलर क्लोज है। तो इस क्लोज में सिमिलर क्लोज है ISO 9001 से रिलेटेड। सो इस क्लोज में ये बताया गया है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को लिखना है। जैसे कि आपके इंटरनल इश्यूज क्या हो सकते हैं, जैसे कि कल्चर हुआ, लोग हुए, प्रोसेस हुई। ऐसे एक्सटर्नल इश्यूज क्या हो सकते हैं आपके, फाइनेंशियल हुआ, टेक्नोलॉजिकल हुआ, एयर वाटर क्वांटिटी हुई, लैंड यूसेज हुआ, एग्जिस्टिंग कंटामिनेशन हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी हुई। सो ऐसे ही आपको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इशू हो सकते हैं, उनको लिखना है। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल, आपके यहाँ प्रोडक्शन चल रहा है। सो प्रोडक्शन में इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज क्या हो सकते हैं? सो इंटरनल इश्यूज उनके ये हो सकते हैं, जैसे जो भी प्रोसेस वो बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे ब्रेजिंग हो रहा है, सो ब्रेजिंग में हीटिंग हो रही है, हीटिंग में कुछ गैस निकल रही होंगी, जैसे कि सल्फर हुआ, हाइड्रोजन हुआ। सो वो O2 से मिक्स हो जाएगी तो SO2 निकलेगा। सो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आएगा, राइट। और मे भी हो सकता है आपके प्रोडक्शन में फोर्जिंग कर रहे हैं तो उसमें नॉइस पोल्यूशन होगा। सो कौन कौन से इश्यूज आपके इंटरनल आ रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज आपके एक्सटर्नल आ रहे हैं, इनको सिर्फ लिस्ट डाउन करना है आपको बस। अगर आपने लिस्ट डाउन कर दिया इंटरनल और एक्सटर्नल इशू, तो आपका 4.1 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। ऐसे ही अनदर जो क्लोज है 4.2, जिसमें बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्ट पार्टी। सो आपके जो इंटरेस्ट पार्टी, जैसे कि आपके सप्लायर हुए, आपके कस्टमर हुए, आपके बैंक्स हुए, आपके जो स्टेक होल्डर्स हुए, सो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्या चाहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एक आपकी इंटरेस्टेड पार्टी है, वो ये चाहती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कम से कम जो वेस्टेज है उसको बाहर फेंके या बाहर निकाले, राइट। सो बेसिकली मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के कॉम्प्लाइंस हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। सो ये उनकी नीड एंड एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। सिर्फ आपको ये नीड एंड एक्सपेक्टेशंस करने के लिए, इस क्लोज को फुलफिल करने के लिए आपको IP कौन कौन से हैं, आपके इंटरेस्ट पार्टी कौन कौन से हैं, उनकी नीड एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो लिखनी है, तो आपका क्लोज की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। क्लोज नंबर 4.3 में चलते हैं। सो 4.3 में आपका बेसिकली बताया गया स्कोप। आपको स्कोप लिखना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपका स्कोप लिखना है। स्कोप बेसिकली क्या होता है, बाउंड्रीज। आपके बाउंड्रीज क्या हैं कि आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आप
कि बाउंड्रीज क्या हैं, क्या क्या चेक करेंगे। सो जब भी आप क्लोज की रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो उसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को कंसीडर करके स्कोप को लिखना है। आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनको देखते हुए आपको स्कोप को लिखना है। तो फिजिकल बाउंड्रीज को लिखना है, जैसे कि डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोटिव गियर्स, राइट। सो ये आपका क्या आ गया, स्कोप आ गया। सो जैसे ही आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं आईएसओ के 14001 के जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें बोल्ड ब्लैक लाइन से ना एक लाइन लिखी होगी, वो आपकी स्कोप होती है। सेम स्कोप आपको अपने क्वालिटी मैनुअल में लिखना होता है। जब लास्ट क्लोज है क्लोज नंबर 4 का 4.4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बताता है। इसमें बताया गया है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोसेस को डेवलप करना है जो कि ईएमएस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, जो कि स्टैंडर्ड में बताई गई हैं। देखिए स्टैंडर्ड में ना बहुत जगह पे शैल वर्ड का यूज़ किया गया है। शैल मतलब मैंडेटरी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ 14001 का सर्टिफिकेट लेना चाहता है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को प्लीज़ फुलफिल करे। सो आपको अपनी प्रोसेस में ईएमएस की रिक्वायरमेंट को ऐड करना है, सिर्फ इतना ही 4.4 में बताया गया है। एग्जाम्पल कैन बी लाइक आप इनकमिंग क्वालिटी का एक आपका यहाँ प्रोसेस है। सो इनकमिंग क्वालिटी में आपके क्या क्या एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोसेस हो सकती हैं, जैसे कि एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वहाँ के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, वो आपको प्रोसीजर में ऐड करना है बस। इससे ज़्यादा इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्लोज नंबर 5। सो क्लोज नंबर 4 में हमारे 4 ही क्लोज थे, 5 में हमारे 3 सब क्लोज आते हैं, जैसे कि 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड बता रहा है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट को मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। देखिए जैसे कि हम अपनी दुकान खोलते हैं और दुकान खोल के मान लीजिए आप कहते हो कि मैंने 2 लड़के रख दिए और 2 लड़कों के भरोसे आपकी दुकान चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, राइट। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि आपको बीच बीच में जाके देखना होगा कि मेरे जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं वो सही काम कर रहे नहीं कर रहे, किस तरीके से वो कस्टमर से बात कर रहे हैं। सो सिमिलर टू दिस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट आना चाहिए। जैसे कि जब भी हमारे टॉप मैनेजमेंट हमारी मीटिंग्स में आता है तो आप देखोगे सब लोग सीरियस हो जाते हैं, सीरियसली मीटिंग चलती है। अगर टॉप मैनेजमेंट नहीं होता तो थोड़ा लाइटली लेते हैं लोग चीज़ों को। सो टॉप मैनेजमेंट देखेगा, टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करेगा कि पॉलिसीज़ बने, आपकी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स हो, अगर कोई गैप्स आ रहा है तो उसको कैसे फुलफिल करिए, टीम क्या करेक्टिव एक्शन ले रही है। सो वो सारी चीज़ों को बेसिकली लीड करना है टॉप मैनेजमेंट से। सो टॉप मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल, अगर एक सही ईएमएस या सही एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाए तो इट मीन्स इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टॉप मैनेजमेंट, बट उसको करने वाले लोग हैं। जो आपकी टीम है वो करती है, लेकिन उसको लीड करना है, उसको गैप को असेस करना है, इम्प्रूव करना है, वो किसका काम है? वो टॉप मैनेजमेंट का काम है। नंबर 2 क्लोज 5 में आता है 5.2 एनवायरनमेंट पॉलिसी। सो टॉप मैनेजमेंट को एक एनवायरनमेंट पॉलिसीज बनानी है और एनवायरनमेंटल पॉलिसीज को बनाने के बाद उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बनाना है और उसको पब्लिश करना है। सो एनवायरनमेंट पॉलिसी को कम्युनिकेट भी करना है। सो एक साल में एटलीस्ट वंस इन ईयर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट पॉलिसी का अवेयरनेस सेशन दे सकते हैं, ताकि सब लोगों को एनवायरनमेंट पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। जो लास्ट क्लोज है क्लोज नंबर 5 का 5.3 है, जिसमें बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट से रिलेटेड रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज देनी है। जैसे कि आपके परचेज हेड है, सो परचेज हेड की क्या रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होनी चाहिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो वो ये डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए और कम्युनिकेटेड भी होनी चाहिए। सो ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर आपसे भी पूछ सकता है, बताइए आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या अथॉरिटी आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देखेंगे कि डेवलप एनवायरमेंटल पॉलिसी, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रेसिडेंट, एमडी, बेसिकली जो ऑनर है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एनवायरमेंट पॉलिसी को बनाएं। ऑल मैनेजर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? एंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशंस। ऑल मैनेजर की ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि प्रमोट करें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को। सेल और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? कि आइडेंटिफाई दी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। परचेज की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स फॉर सप्लायर एंड क्राइटेरिया फॉर प्रोक्योरमेंट। अकाउंट वाली की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? डेवलप एंड मेंटेन अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑल पर्सन, सभी लोगों की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है?
रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कंफर्म टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। टॉप मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये मैंने कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, स्पेसिफिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हम अपने रोल से लिंक करें। सो आपके जो भी रोल हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। सिमिलर आप अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 6। सो सिमिलर टू 5 यहाँ पे भी 3 ही सब क्लोज आते हैं। क्लोज नंबर 6.1 में बेसिकली रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है एस्पेक्ट इम्पैक्ट निकालना, राइट। सो ये एस्पेक्ट इम्पैक्ट को समझते हैं। देखिए कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से क्या समझते हो, या ईएमएस या 14001 से क्या समझते हो। सो बेसिकली यहाँ पे ना जो इसका दिल है, हर्ट है या सारांश है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ISO 14001 में है वो 14 एनवायरनमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट इम्पैक्ट आती हैं। अगर आपने एस्पेक्ट इम्पैक्ट समझ लिया, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड आपको अच्छी अवेयरनेस है। सो एस्पेक्ट क्या होते हैं? एस्पेक्ट बेसिकली जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो जो कि एक्टिविटीज से आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट जो टच हो रहा है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप वेल्डिंग कर रहे हो। सो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस, इज अ एक्टिविटी, राइट। सो वेल्डिंग में क्या क्या एक्टिविटीज आ रही हैं? जैसे कि आपके वेल्डिंग में फ्यूम्स निकल रही हैं, आपके वेल्डिंग में गैस निकल रही है, वेल्डिंग से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज की जा रही है, राइट। सो ये सारी जो एक्टिविटीज में जो भी आप काम कर रहे हो वो सारे एस्पेक्ट्स हो गए। सो बेसिकली द सराउंडिंग्स इन विच और द एक्टिविटी इन विच योर एनवायरमेंट इज इंटरेक्टेड आर नोन एज एस्पेक्ट्स। सो जो भी काम आप कर रहे हो, जिस काम से आपका एनवायरमेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, वो सारे एस्पेक्ट होते हैं। और जब इस काम करोगे, इस काम से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। सो वो इम्पैक्ट जो एक्सपेक्ट का जो रिजल्ट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो होता है इम्पैक्ट। जैसे कि जैसे कि हमने वेल्डिंग का एग्जांपल लिया था। वेल्डिंग एक एक्टिविटी होती है, उसका एस्पेक्ट क्या हो गया? उसका एस्पेक्ट आपका CO2 निकल रहा है, और CO2 से इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट आपका एयर पोल्यूशन होगी, या एयर में फ्यूम्स जाएंगी, नॉइज, एयर पोल्यूशन, एयर एमिशंस होगा, वो आपका एस्पेक्ट इम्पैक्ट है। एस्पेक्ट इम्पैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि एक आपकी एक्टिविटी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्लीनिंग होती है। सो क्लीनिंग इज अ एक्टिविटी। उसका एस्पेक्ट क्या होगा? आप वाटर यूज करोगे, आप क्लीनर यूज करोगे फॉर क्लीनिंग एंड मिक्सिंग इन वाटर, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वाटर पोल्यूशन हो जाएगा आपका। तो ऐसे ही आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रोसेस में एस्पेक्ट इम्पैक्ट को लिस्ट डाउन करना है और उसको लिखना है, और उसके बाद उसका रिस्क असेसमेंट करना है। देखिए कई ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन रहता है कि रिस्क असेसमेंट यहाँ पे अलग करें और एस्पेक्ट इम्पैक्ट को अलग करें, तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्लियरली गाइडेंस ISO में दी गई है। सो आपका रिस्क असेसमेंट और एस्पेक्ट इम्पैक्ट दोनों को आप क्लब कर सकते हो। तो जैसे आपको मैंने बताया लास्ट स्लाइड में कि एस्पेक्ट इम्पैक्ट आपको जैसे लिख दिया आपने, ये एक्टिविटी है, ये एस्पेक्ट है, ये इम्पैक्ट है, और उसी का सेवेरिटी, उसी का ऑक्यूरेंस निकाल लीजिए, और यहाँ पे आपका एक ही स्लाइड में, एक ही एक्सेल शीट में आपका एस्पेक्ट इम्पैक्ट प्लस रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। सो देयर इज नो नीड टू हैव अ रिस्क सेपरेट रिस्क असेसमेंट, राइट। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एस्पेक्ट के एग्जांपल है रिलीज ऑफ SO2 फ्रॉम DG सेट। DG आपका चलता है तो वहाँ पे SO2 रिलीज होता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? एयर पोल्यूशन। एक और एक्सपेक्ट ले लेते हैं, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड वाटर। इम्पैक्ट क्या होगा? वाटर पोल्यूशन। अनप्लान्ड डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस वेस्ट। इम्पैक्ट क्या होगा? लैंड पोल्यूशन। जनरेशन फ्रॉम DG सेट। इम्पैक्ट क्या हो गया? नॉइज पोल्यूशन। सो इस तरीके से आपको क्या है, सबसे पहले एक्टिविटी लिखनी है, उसके एस्पेक्ट लिखने हैं, और उससे क्या इम्पैक्ट होगा उनको आपको लिखना है। ये सबसे बेस्ट तरीका इसको बनाने का है कि आपके यहाँ जितनी प्रोसेस हैं उनको प्रोसेस ओनर को दे दीजिए ये काम, एक्टिविटी। जैसे कि आपके यहाँ इनकमिंग है,
प्रोडक्शन है, आपके यहाँ स्टोर है, आपके यहाँ डिस्पैच है, एचआर है, तो उनकी एक्टिविटी क्या क्या डेली एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या मंथली एक्टिविटीज़ हैं, वो नोट डाउन कीजिए। उसमें देखिए कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो एस्पेक्ट हो जाएंगे और उनका जो इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट में आ जाएगा। और उसके बाद उनको सेवेरिटी ओक्यूरेंस डिटेक्शन में क्लासीफाई करके रिस्क को डिफाइन कर दीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लोज है 6.1.3, जिसमें बताया कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन। देखिए कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन इक्वल्स टू लीगल रिक्वायरमेंट होता है। सो आप बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। लीगल मतलब कि जो गवर्नमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। सो लीगल रिक्वायरमेंट इक्वल टू कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशंस। सो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पे ना लीगल रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना होता है। देखिए एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि जिसमें मैं आपको बता सकूं कि ये रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हाँ, कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके पता लगा सकते हो कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट, अगर आप फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में आपकी कंपनी है, तो उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पोल्यूशन रिलेटेड वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाकर आपको पता लगाना है कि कौन कौन से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। ऐसे ही आपके लिए सेंट्रल की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होगी, उनको भी फुलफिल करना होता है। ऐसा नहीं है कि सारी रिक्वायरमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी होती हैं। डिपेंड ऑन कि आपका लोकेशन क्या है प्लांट का, उसके हिसाब से आपको लीगल रिक्वायरमेंट को लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे एक लीगल रिक्वायरमेंट हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट। ये आपने कोड लिखा, किस कहाँ से रिक्वायरमेंट आई है, उसका एस्पेक्ट क्या है, हजार्डियस वेस्ट डिस्पोजल। एयर क्वालिटी परमिट, एस्पेक्ट एयर एमिशन। स्टॉर्म वाटर एक्सक्लूशन, एस्पेक्ट स्टॉर्म वाटर रन ऑफ। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, एस्पेक्ट इज वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। ऐसे यहाँ पे कुछ रूल्स मैं बता रहा हूँ, तो सभी रूल्स हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। ये आपको देखना होगा कि आपके स्टेट में कौन से रूल अप्लीकेबल हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये मोस्टली हर जगह अप्लीकेबल रहता है। हजार्डियस वेस्ट रूल 1989, ये भी नॉर्मली मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या मोस्ट ऑफ स्टेट्स में एप्लीकेबल रहता है। मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डियस वेस्ट। द नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, ये भी रहता है। बायोमेडिकल वेस्ट, ये जनरली मेडिकल इंडस्ट्रीज में रहता है। एनवायरमेंटल रूल्स 1999, ये भी मोस्टली हर जगह रहता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एजेंसीज हैं वो फॉलो करती हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये अगर आपकी इंडस्ट्री फॉरेस्ट के नज़दीक है तब ये आपके लिए अप्लीकेबल होगा। रिवर बोर्ड एक्ट, ये भी अगर आपकी इंडस्ट्री रिवर के नज़दीक है, जैसे कि मैंने एक ताजमहल के आसपास का एरिया जो बताया था, वहाँ के लिए अप्लीकेबल है। वाटर पोल्यूशन एक्ट, ये सबके लिए अप्लीकेबल रहता है। एयर पोल्यूशन एक्ट, ये भी मोस्टली सबके लिए अप्लीकेबल रहता है। मोटर व्हीकल एक्ट, ये भी मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल रहता है। तो यहाँ पे इन एक्ट में जब आप जाओगे ना, इन एक्ट को देखिए आप आराम से फ्रीली वेबसाइट्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, दोनों ने फ्रीली इन एक्ट को अपलोड किया है, जिसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अगर फिर भी आपको रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर एक्ट की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको वो और आपको ये एक्ट को शेयर करूँगा। प्लीज़ मेंशन योर ईमेल आईडी और योर नंबर, सो दैट मैं आपको शेयर करूँ। ईमेल आईडी पे मैं आपको वो एक्ट को शेयर कर दूँगा। इस तरीके से आपको अपने वेबसाइट्स पे जाके एक्ट को देखना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एयर एक्ट। एयर एक्ट में बताया गया है कि आपके यहाँ पे कितनी लेवल की पॉल्यूशंस होनी चाहिए, या फिर आपके यहाँ पे नॉइस लेवल कितनी होनी चाहिए, जो कि नॉइस एक्ट में बताया गया है। जैसे कि दिन के समय में 70 dB एक्सेप्टेबल होता है और रात के समय 60 dB एक्सेप्टेबल होता है। अगर इसके ऊपर आपके यहाँ इंडस्ट्री में आवाज़ आ रही है, नॉइस आ रही है, तो वो नॉइस एक्ट के अगेंस्ट है। वो ऐसे आपको एक एक एक्ट को पढ़ना है और रिक्वायरमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, प्रोसेस में, डॉक्यूमेंट में फुलफिल करना है। जैसे कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे जो डीजी सेट हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में लगे होते हैं। डीजी सेट की जो हाइट होती है, जो चिमनी होती है, उसकी हाइट
1/3 ऑफ प्लांट हाइट से ऊपर होनी चाहिए, ये आपके डीजी एक्ट में लिखा हुआ है। और एक लेटेस्ट एक्ट जो हमारा डीजी का है, आपने देखा होगा कि एनसीआर में ना जो पुराने डीजी हैं, जो 10 साल से पुराने डीजी हैं, उनको बंद कर दिया है। सो ये एक्ट किसका है? ये गवर्नमेंट का एक्ट है। तो ये हमें इंश्योर करना है कि रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, नहीं तो क्या होगा, अननेसेसरी आपके ऑर्गेनाइजेशन को फाइन होगा और अननेसेसरी आपका ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों के लिए फुलफिल करने के लिए बाद में इधर उधर भागता रहेगा। राइट। सो बेटर है कि रिक्वायरमेंट को आप पढ़िए, समझिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट में फुलफिल कीजिए। लास्ट क्लोज इसका 6.1.4 में चलते हैं, जो 6.1 का लास्ट क्लोज है, प्लानिंग ऑफ एक्शन। देखिए, जब हमने एस्पेक्ट इम्पैक्ट किए थे ना, उसके ऊपर हमने सेवेरिटी ऑकरेंस डिटेक्शन में रेटिंग लिखी थी। तो जहाँ पे आपको लगता है ये हाई रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है, इन पे आपको एक्शंस लेना है। वो एक्शंस को क्या बेसिकली प्रिवेंटिव एक्शंस भी कहा जाएगा। सो जो भी आपके एस्पेक्ट इम्पैक्ट में आए थे या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में जो भी हाई रिस्क आए थे, उनके ऊपर आपको एक्शंस को लेना होगा। 6.2 बेसिकली आपका है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, मतलब कि केपीआईस, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या है केपीआईस हैं, उनको आपको डिफाइन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जांपल की जैसे आपके यहाँ पे हो सकता है कि इनकमिंग क्वालिटी में जब इनकमिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, या स्टोर का जो बंदा है उसका केपीआई हो सकता है कि सप्लायर के यहाँ से जो पॉली बैग आती है उसका जो थिकनेस है वो 50 माइक्रोन से कम नहीं आनी चाहिए। अगर वो आती है तो वो उसके केपीआई इम्पैक्ट करेगी। राइट। सो ये सब जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड केपीआईस हैं उनको आपको लिखना होगा और उनको आपको टारगेट्स को देना होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बताए गए, जैसे बिल्डिंग वॉल, कोटेशन, सेलेक्ट वेंडर्स। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे केपीआईस को डिफाइन कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। राइट। सो क्लोज नंबर 7 में चलते हैं। क्लोज नंबर 7 में जो हमारा पहला क्लोज है वो सिंपल क्लोज है, रिसोर्सेज। सो आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में 7.1 के अगेंस्ट में रिसोर्सेज देने जो कि ईएमएस को इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल रहें। इसके बाद आता है 7.2 और 7.3। 7.2 में बेसिकली कॉम्पिटेंसी की बात की गई है कि आपको अपने यहाँ पे जो लोग हैं जो ईएमएस को संभाल रहे हैं, जो ईएमएस को फुलफिल कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और अगर कोई गैप है तो गैप को फुलफिल करें। इसी तरह 7.3 में अवेयरनेस के बारे में बताया गया कि अवेयरनेस होनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंसान को, हर पर्सन को, हर प्रोसेस ओनर को एनवायरनमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्ट इम्पैक्ट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सो ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिटर कैन आस्क यू, कैन यू शो मी योर KPIs, कैन यू, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर योर एक्सपेक्ट इम्पैक्ट, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स के एग्जांपल बताए गए हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जैसे कि ISO 14001 की अवेयरनेस होनी चाहिए सबको, एवोक्यूएशन प्लान उसकी नॉलेज होनी चाहिए, स्पिल प्रिवेंशन एंड रेस्पॉन्स इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसके अलावा हजार्डियस वेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेशन कंट्रोल की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मंथली रहेगी, ईयरली रहेगी, क्या रहेगी, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो क्या क्या ट्रेनिंग की नीड है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में। आई होप ये काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा आपको। ऐसे ही आपको इसके बाद कॉम्पिटेंसी एंड अवेयरनेस को डिफाइन करने में ये आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आपका एस्पेक्ट इम्पैक्ट, एस्पेक्ट क्या है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, तो उसके वर्क इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, कौन कौन एम्प्लॉयज़ इसको कर रहे हैं, उनकी क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और क्या क्या उसका इफ़ेक्ट करेगा। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कम्युनिकेशन के लिए। 7.4 में कम्युनिकेशन बताया गया। सो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसे होते हैं और उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे एनवायरनमेंट पॉलिसी की अवेयरनेस देनी है। सो कौन देगा, कब देगा, किस किस को देगा और कैसे देगा, इसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप बना सकते हैं। राइट। जो और सबसे लास्ट क्लोज 7 में है वो है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, जिसमें ये बताया गया है कि आपको अपने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में डॉक्यूमेंट को बनाना है। डॉक्यूमेंट आपके मिनिमम डॉक्यूमेंट आपके फुलफिल होने चाहिए। सो क्रिएट करना है,
अपडेट करना है 7.5.2 में, और 7.5.3 में उनको कंट्रोल करना है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट इजीली अवेलेबल हों, जैसे ही मांगे वैसे मिल जाएं, और आपके कंट्रोल होने चाहिए डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ना देखेंगे आप कुछ एडिशन, पहले की अगर 2004 से कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक मैक्सिमम डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं 2015 में। तो मैं आपको एक ही चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा ये मिनिमम डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। जैसे कि आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का मैनुअल होना चाहिए, जैसे हमारा क्वालिटी मैनुअल होता है, ऐसे ही सिमिलर ईएमएस मैनुअल होना चाहिए। एनवायरमेंटल पॉलिसी होनी चाहिए, रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए, लीगल या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एस्पेक्ट इम्पैक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टारगेट होनी चाहिए, ट्रेनिंग मैट्रिक्स होना चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए, वर्क प्रैक्टिस होनी चाहिए, मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, मास्टर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड होनी चाहिए, और कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है तो उसके रेफरेंस होने चाहिए। सो ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं, मैंडेटरी हैं इन स्टैंडर्ड में। सो यहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड्स को भी डिफाइन किया गया है। सो ये साइट से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड है। सो कौन कौन से क्लोज में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे ना 2004 के अगेंस्ट में 2015 में ये चेंज कर दिया है। पहले ना डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड बोलते थे, अब डॉक्यूमेंट को क्या है, मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, और रिकॉर्ड को रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 4.1 क्लोज नंबर 4 में 4.1 में आपको यहाँ प्रोसीजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिकॉर्ड में आप यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को लिख सकते हो। ऐसे ही 4.2 में इंटरेस्ट पार्टी की नीड एक्सपेक्टेशंस को लिख सकते हो। लेकिन जब हम 4.3 में जाते हो तो आपको यहाँ पे स्कोप की रिक्वायरमेंट है, और अब जब हम 4.4 में जाते हैं तो प्रोसीजर चाहिए आपको, एंटायर ईएमएस का प्रोसीजर चाहिए, कैसे प्रोसीजर्स प्रोसेस आपके इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये आप इजीली रीड करके और अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 6.1 में क्या आपको एक प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे आप प्लान कर रहे हो इम्पैक्ट, ऐसे ही उन्हीं का रिस्क असेसमेंट का आपको रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट। ऐसे ही क्लोज नंबर 7 में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या रिकॉर्ड होने चाहिए, ये आप देख के इजीली आप इसका स्नैप ले सकते हो, फोटो ले सकते हो, और अपने रिक्वायरमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल कर सकते हो। सेम ऐसे ही 9 क्लोज में क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, क्या क्या रिकॉर्ड हमारे मैंडेटरी हैं। देखिए यहाँ पे जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारे मैंडेटरी या शेल रिक्वायरमेंट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। सेम 10 क्लोज के भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। चलिए क्लोज नंबर 10 पे चलते हैं। सो क्लोज नंबर 10 बेसिकली ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, जिसमें ये बताया गया कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में प्लानिंग करनी है, कहाँ कहाँ वेस्टेज होगा, कहाँ कहाँ आपके प्रोडक्शन में प्रोसेस में कैसे वेस्टेज को आप ऐड करोगे, कैसे ऐड उसको निकालोगे, उनको प्लानिंग करना है। तो इसके अलावा 8 क्लोज नंबर 8 में 8.2 है, जो कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पेक्ट इम्पैक्ट के और कंप्लायंस ऑब्लिगेशन के बाद तीसरा नंबर इस क्लोज का आता है 8.2 का, जो कि इमरजेंसी प्रिपेयरनेस है। सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी प्रिपेयरनेस होनी चाहिए, कैसे हम इन इम्पैक्ट को कम करें। जैसे कि इमरजेंसी प्लान होते हैं, जैसे कि हम आमतौर पे हर ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल्स होती हैं, फायर ड्रिल्स होती हैं, वो इमरजेंसी प्लान के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे और एग्जांपल्स मैंने दे दिए, जैसे कि फ्लड के केस में वाटर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल और मशीन होगा, इसके लिए आप इमरजेंसी प्लान प्रोसीजर EWI-01 बना सकते हो। ह्यूरिकेन्स में क्या होगा, फायर के केस में क्या होगा, केमिकल स्पिल, वेस्ट वाटर के केस में क्या होगा। सो इसमें ना हर एक इमरजेंसी का आपको प्रोसीजर बनाना है। जैसे कि फायर का क्या होगा, फायर के केस में क्या होता है, नॉर्मली हम एक इमरजेंसी एरिया में इकट्ठा होते हैं, एक अलार्म बजती है, उसकी अलग साउंड होती है, और उसके बाद सिक्योरिटी की जो टीम होती है वो असेंबली एरिया में लोगों को गिनती है, वो काउंट करती है कि मॉर्निंग में कितने आए थे, क्या कोई अंदर फंस तो नहीं गया। उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टीम सिलेक्शन होता है कि कौन कौन से ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे उसको वहाँ पे रिजोल्व करेंगे, कौन कौन टीम का हिस्सा होगा, नाइट में कौन सी टीम होगी। इवन आपके पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के नंबर दिए जाते हैं। कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्बुलेंस को भी रखना मैंडेटरी होता है। सो ये सारे क्या हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके यहाँ पे इमरजेंसी की प्रोसीजर्स में डिफाइन करने ज़रूरी हैं।
इसके अलावा 9th क्लोज में चलें तो 9th क्लोज में 9.1.1 में मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवोल्यूशन बताया गया है। जैसे कि आपके यहाँ पे फायर फायर के केस में आपने फायर एक्सटिंग्विशर रखे होंगे, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है आपके लिए, एक इंस्ट्रूमेंट हुआ, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन या वेरिफिकेशन करवाना है। जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे ना, तो 3-3 4-4 साल में वो करवाते नहीं है। तो जब ऐसी कुछ छोटी मोटी घटना भी होती है तो क्या वो फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करते हैं, उनमें खराबी आ जाती है, तो उनको आपको क्या करना है, कैलिब्रेशन करवाना है, बार बीच बीच में टाइमली वेरीफाई करवाना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज आपका एस्पेक्ट था, उसका आपका इंस्ट्रूमेंट क्या क्या आ सकते हैं आपके आपके इक्विपमेंट कैन बी फ्लो मीटर हो सकता है, लैब कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है। इनको आपको टाइमली चेक करवाना है और उसको वैलिडेट करवाना है। 9.2 आपको पता होगा, इंटरनल ऑडिट। आपके ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम वंस इन ईयर इंटरनल ऑडिट होनी चाहिए, जिसमें आप अपने जो भी गैप्स हैं, गैप्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और अपने प्रोसेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कराना है। और इसके बाद आपको 9.3 में मैनेजमेंट रिव्यू करना है। सो बेसिकली मैनेजमेंट रिव्यू में आपके इनपुट्स होंगे और आउटपुट होंगे, और आपको मैनेजमेंट रिव्यू बिना टॉप मैनेजमेंट की प्रेजेंस में नहीं करना है। टॉप मैनेजमेंट आपके देखेगा कि इंटरनल ऑडिट में किस प्रोसेस के क्या गैप्स थे, क्यों थे, रीज़न क्या था, कैसे उसको इम्प्रूव करें। और अगर किसी को सपोर्ट चाहिए, कोई रिसोर्सेज की नीड है, तो टॉप मैनेजमेंट आपका मैनेजमेंट रिव्यू में वो नीड को फुलफिल करेगा। क्लोज नंबर 10 में बेसिकली आपको एक्शंस लेने, अगर आपका कोई ऑडिट में एनसी आती है, अगर कोई आपके कस्टमर की एनसीज आती हैं, तो उनके आपको नॉन कन्फर्मिटी और करेक्टिव एक्शन लेना है। इसमें बेसिकली आपको सबसे पहले करेक्शन लेना होता है, उसके बाद रूट कॉज करना होता है, उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेना होता है, ताकि आपकी प्रॉब्लम रिकूर ना हो। क्लोज नंबर 3 में आपका बेसिकली कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होता है, कि कंटिन्यूली आपको अपने केपीआईज को इम्प्रूव करते जाना है, ताकि आपके केपीआईज इम्प्रूव होते जाएं, राइट। सो ऐसे ही आपको अपने क्लोजेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। और आई होप आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी इशू हो, कोई भी गैप हो, कोई भी डिटेल में और समझना हो, तो आप अपनी मेल आईडी के साथ कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपको टॉपिक, कोई नया टॉपिक आपको समझना हो, तो उस टॉपिक को भी आप बता सकते हो, मैं ताकि नई ट्रेनिंग उस टॉपिक पे बनाऊं। ध्यान रखिए आप सब अपना। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।